ओके, गुड इवनिंग बच्चों। हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? सॉरी मैं 10 मिनट लेट हो गया। नमस्ते खुशी, गुड इवनिंग सीमा, गुड इवनिंग पूजा। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली गुड। ठीक है जी, तो आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है, मतलब पूरा लेक्चर नहीं है, छोटा सा ही लेक्चर है हमारा मोल कॉन्सेप्ट का, जिसमें हम बचे कुछ टॉपिक्स को करने वाले हैं आज कवर। ठीक है जी, सो आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए क्लास के लिए। ठीक है, सो कल तक हमने जो कर लिया था एक बार मैं बता देता हूँ। कल की क्लास में बेटा लोग हमने यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग की थी। मेजर जो टॉपिक था हमारा यस्टरडेज क्लास का, दैट वाज अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे। बैलेंसिंग खत्म हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइट्रेशंस। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सो आई वेलकम यू ऑल इन द लास्ट लेक्चर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स केमिस्ट्री। आज ये टॉपिक हमारा पूरा का पूरा एंड हो जाएगा और कल से फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जो भी आपके जो विजन पहले वाले बैच के जो फर्स्ट बैच था, जिसमें जो भी हमारा गैशियस के 2-3 लेक्चर्स जो पेंडिंग थे, हम लोग वो कवर करेंगे। ठीक है जी, चलो आ जाओ फटाफट से सभी लोग। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर हियर इन द क्लास नाउ। चलो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सो देखो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द टाइट्रेशंस। आज मैं टाइट्रेशंस के बारे में बात करूंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो देखो बेटा जी, आज हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइट्रेशंस। अलग अलग तरह की टाइट्रेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे और देख लीजिए कि टाइट्रेशंस का क्या फंडा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, यदि किसी को पिछली क्लास में कोई भी डाउट है, सो आई कैन सी योर कमेंट्स। आप लोग प्लीज अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब टाइट्रेशन की बात किया जाए तो मेरे को देखो बच्चों, ये सब टाइट्रेशंस आपको पढ़ानी है। इतने तरह की टाइट्रेशंस होती है। नंबर 1 हो जाएगी मेरे पास एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन सबसे पहली हो जाएगी। नंबर 2 पे हो जाएगी हमारे पास रेडॉक्स टाइट्रेशंस, कि रेडॉक्स में एक रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हो जाएगी मेरे पास प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। और लास्टली हो जाएगी हमारे पास, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दैट इज द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। ठीक है जी, ये तो हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशंस। अब देखो, इन टाइट्रेशंस को करने की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। अब वो टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, और मैं आपको एक बार सारी के सारी टेक्निक्स लिख देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि किसमें कौन सी टेक्निक को हम लोग यूज भी कर सकते हैं। देखो बेटा जी, ये सारी के सारी टेक्निक्स होती है जो कि हम यूज करते हैं फॉर द टाइट्रेशन पर्पस। जैसे कि सबसे पहली टेक्निक हो जाएगी वॉल्यूमेट्रिक। अरे वॉल्यूमेट्रिक में कुछ भी नहीं होता है, बस हम लोग कलर को ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ब्यूरिट से रीडिंग देख के अपना रीडिंग बता देते हैं। जो भी हमारी कॉन्करेंट रीडिंग होती है उसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक के बाद सेकंड टाइप होती है कंडक्टोमेट्रिक। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये आप प्योरली कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, यह जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, जहां पर आप लोग एक कंडक्टोमीटर इंसर्ट करके रखते हो बीकर के अंदर और उसका हम लोग रीडिंग्स का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ के थ्रू ही हम लोग अपना आंसर प्रेडिक्ट कर पाते हैं। कंडक्टोमेट्रिक के बाद अगली जो टेक्निक होती है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमेट्रिक। पोटेंशियोमेट्रिक और लास्ट टेक्निक हो जाएगी बच्चों ग्रेविमेट्रिक। ये सारी के सारी हमारे पास टेक्निक्स होती हैं ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशंस, जिसकी वजह से हम लोग ये चारों के चारों टाइट्रेशंस को कर सकते हैं। ये टेक्निक्स के नाम है बच्चों, यह टाइप ऑफ टाइट्रेशन है और यह टेक्निक का नाम है, किसके लिए हम लोग क्या टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मैं एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करता हूं, तो एसिड बेस टाइट्रेशन को हम सबसे कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक से भी कर सकते हैं, कंडक्टोमेट्रिक से भी कर सकते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक से भी और ग्रेविमेट्रिक से भी। तो चारों के चारों प्रोसेसेस को हम यूज कर सकते हैं जब मुझे एसिड बेस टाइट्रेशन करवाने हैं। ठीक है जी, मैं आपको अभी यहाँ पे कंडक्टोमेट्रिक और पोटेंशियोमेट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सब चीजें आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे। समझ आ गई बात? उसके बाद अगर मैं रेडॉक्स की बात करता हूं, तो रेडॉक्स को करने के तरीके क्या क्या होते हैं, एक तो वॉल्यूमेट्रिक और दूसरा पोटेंशियोमेट्रिक। कंडक्टोमेट्रिक से रेडॉक्स टाइट्रेशंस नहीं होते हैं, ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, बट जितना मैं बता रहा हूं उतना प्लीज ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करता हूं मैं प्रेसिपिटेशन की, तो प्रेसिपिटेशन को हम लोग कर सकते हैं ग्रेविमेट्रिक से या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक से, कंडक्टोमेट्रिक से, या फिर आप कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को आप कर सकते हो जी से या वी से। ये मैंने सबके कोड्स लिख दिए हैं कि किस टेक्निक से कौन से प्रकार की टाइट्रेशन को किया जा सकता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है एज इट इज, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कहां पर हम लोग कौन सा टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इस क्लास में वॉल्यूमेट्रिक डिस्कस करना है बच्चों आपके साथ, कि वॉल्यूमेट्रिक को मैं कैसे यूज करता हूं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, बोलिए बच्चों। ठीक है जी, सो इतनी कहानी समझ आने के बाद चलिए ये सारी के सारी टेक्निक्स की बात करते हैं। देखो, ये जो ग्रेविमेट्रिक वाला है ना, ग्रेविमेट्रिक वाले से जनरली क्वेश्चन नहीं आता है,
मतलब मैं आपको बता देता हूं, ग्रेविमेट्रिक पे आप बहुत ज्यादा समय बर्बाद ना करना, लेकिन यह 3 को आप बहुत अच्छे से कर लेना बेटा जी, क्योंकि यह 3 हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेविमेट्रिक नहीं भी करोगे चल जाएगा, इतना इसमें से कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि हम लोग रेडॉक्स पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ जो टाइट्रेशन डिस्कस करना चाहता हूं दैट इज कॉल्ड एज रेडॉक्स टाइट्रेशंस। रेडॉक्स टाइट्रेशंस। चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे रेडॉक्स टाइट्रेशंस की बात करते हैं कि भैया ये रेडॉक्स टाइट्रेशन को कैसे किया जाता है और ये क्या होती है। देखो जी, रेडॉक्स टाइट्रेशन में इसका सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है, इसका सेम टू सेम। अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करता हूं तो इसका प्रिंसिपल बच्चों बिल्कुल सेम है, दैट इज समेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, all the oxidizing agents is equal to summation of gram equivalents of all the reducing agents, जितने भी reducing agents इसके अंदर होंगे। सही है। और आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला तो बच्चों मालूम ही है, मैंने आपको कई प्रकार की ग्राम इक्विवेलेंट्स के फॉर्मूला सिखा रखे हैं, आपने उन्हीं फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। बेसिक टेक्निक बिल्कुल यही लगेगी जो कि अभी तक हम लोग पुरानी टाइट्रेशंस में भी लगाते आए, बेस इसका चेंज नहीं होगा, बेस एज इट इज इसका यही रहने वाला है, ठीक है। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि इसका क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए यहां पर मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको करवा के दिखाता हूं। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन आ गया, कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMNO4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMNO4, KMNO4 के कितने मोल्स इज रिक्वायर्ड टू completely oxidize 10 moles of FeC2O4 in acidic medium, चलो एक काम करते हैं, तुम एक बार, क्योंकि सबको एन फैक्टर निकालना आता ही है, तो तुम एक बार अपना दिमाग लगाओ। मैं टाइमर लगा देता हूं यहाँ पे, आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूं, आप लोग दिमाग लगाइए और मुझे करके दिखाइए। 1 मिनट का समय स्टार्ट होता है अब। जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए कि इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से डील कर सकता हूं। फटाफट, सिर्फ 1 मिनट दूंगा मैं आपको और जल्दी से करके दिखाओगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं कि आप लोग क्या लिख रहे हो, कुछ भी नहीं लिख रहे हो, ठीक है। सो प्लीज फटाफट से ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके मुझे दीजिए कि क्या आंसर आना चाहिए इसका, फटाफट करो। ओके जी, टाइम इज अप। एक बार देख लेते हैं कि आप लोगों ने कोई आंसर दिया है कि नहीं दिया है। सो आई कैन सी कि आप लोगों ने कोई आंसर नहीं दिया है। सो अभी भी लोग यहाँ पे गुड इवनिंग कर रहे हैं, तो वंस अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैंने एक क्वेश्चन दिया था, अब मैं आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आओ देखो बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMNO4। अब मुझे दिख रहा है कि एक तो चीज इसमें ले रखी है, KMNO4 ले रखा है। सो दिस इज KMNO4 वर्सेस FeC2O4। सही बात है। अब यहां पर जो KMNO4 हो जाएगा दैट इज डेफिनेटली इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यह एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक बात है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक काम करते हैं, इसके हम लोग इक्वेट कर देते हैं। अब हमें पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMNO4 मस्ट बी इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ FeC2O4। सही है। अब एसिडिक मीडियम में मुझे मालूम है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMNO4 कितना रहता है, हमेशा 5 रहता है ना। सो ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इनटू एन फैक्टर 5 रहता है। सो यहां पर भी मैं सिंपली इस्तेमाल कर सकता हूं मोल्स इनटू एन फैक्टर, बस यही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। अब मुझे बताओ कि यहां पे KMNO4 के मोल्स तो निकालने हैं और KMNO4 का एन फैक्टर होता है 1, तो यह जाएगा 5 इंटू मोल्स, 5 इंटू मोल्स इज इक्वल्स टू। अब यहां क्या फॉर्मूला लगेगा, अब देखो बेटा जी, यहां पे Fe2O4 के 10 मोल्स लगे हुए हैं। सो एक तो 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय इसका एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हमारा गेम है। चलिए देखो बच्चों, FeC2O4 जब ऑक्सीडाइज होगा तो वह इनमें कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो कन्वर्ट होगा Fe3+ और दूसरा कन्वर्ट हो जाएगा CO2। कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात चल रही है ना। सो यहां पर एन फैक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, एन टोटल जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू NO1 प्लस NO2।
सो यानी कि n टोटल विल बी इक्वल्स टू 3। ये मैं क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं कि इसका n फैक्टर आप कैसे निकालोगे। वी हैव डन दिस बिफोर आल्सो। क्या हो गई, चल क्यों नहीं रहा ये? ओके सो यहां पर मेरे पास ये आ जाएगा, ये एन फैक्टर निकालने का टेक्निक मैंने आपको पहले भी एक बार सिखाई थी, उसी टेक्निक का मैंने इस्तेमाल किया। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 3। सो यहां से मोल्स निकल जाएंगे कैसे, दैट इज 30/5 दैट इज इक्वल्स टू 6। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, यानी कि KMnO4 के यहाँ पे 6 मोल्स लगेंगे। बोलो बेटा जी समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार आप आराम से कर सकते हो। देख लेते हैं कि आप लोगों ने कुछ आंसर दिया है कि नहीं दिया। 6 मोल, बिल्कुल 6 मोल, 6 मोल ऑफ 5 मोल ऑफ दिस एंड 3 मोल। हाँ ऐसे भी कर सकते हो कि उसके 5 मोल और उसके 3 मोल, लेकिन विकास हमें यहाँ पे क्लियरली बोल दिया ना बेटा जी कि इसके 10 मोल लेने हैं, तो यदि इसके 10 मोल लेने हैं तो इसके 6 मोल लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। सो कैसे भी आप कर सकते हो। देखो दूसरा तरीका इसको करने का है कि इसको बैलेंस कर लो आप, बैलेंस से भी पता चल जाएगा, बट नो नीड। आपको जब डायरेक्ट मेथोडोलॉजी पता है, आपको डायरेक्टली पता करना आता है, तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल करो ना। व्हाई डू यू वांट टू बैलेंस इट अननेसेसरीली? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा यहां पर ना मैं एक नोट लिखवाना चाहता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। द टाइप ऑफ टेक्निक यूज्ड, द टाइप ऑफ टेक्निक यूज्ड depends upon the nature of reactants पे डिपेंड करता है बच्चों की हम लोग कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो आई होप ये कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। अब मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे, ठीक है। इसका तो आंसर आ गया हमारे पास 6 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये वाला करके दिखाओ बच्चों मुझको, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी मोल्स of K2Cr2O7 is required to oxidize the mixture of 2 moles of aluminium oxalate and 1 mole of FeSO4 and 5 mole of stannous oxalate, ठीक है जी, एंड 2 moles of K2SO4। चलो करो जल्दी से। यहां पर मैं लगा देता हूं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा टाइमर लगा देता हूं, 1 मिनट आपको दिया मैंने। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फटाफट से मुझे इसका आंसर बताइए। चालू हो जाओ, 1 मिनट गिवन टू यू, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। तब तक के लिए मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं कि कोई कुछ कहना चाहता है क्या, ठीक है। हाँ ग्राम इक्विवेलेंट्स वाला मेथड बिल्कुल सही है, बैलेंस करने की बजाय ग्राम इक्विवेलेंट्स यूज करो, विष्णु कह रहा है। ठीक है बेटा जी करो, प्लीज डू इट, यू आर गिवन विद 1 मिनट।
ओके, सो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। आई होप आप लोगों ने भी कर लिया होगा। लेट्स सी कैसे करेंगे हम इसको। देखो बेटा जी, आज यहाँ पे K2Cr2O7 है और K2Cr2O7 को कई सारी चीजों को यहाँ पे ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन चलेगा वो कैसे चलेगा, यानी कि K2Cr2O7 वर्सेस ये सारी चीजें उठानी पड़ेंगी मेरे को। तो क्या क्या उठाना पड़ेगा, एक तो मेरे को दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्सीलेट। एल्यूमिनियम ऑक्सीलेट का मतलब क्या हो गया, Al2C2O4 होल थ्राइस, ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्सीलेट, ठीक है। प्लस साथ में क्या ले रखा है इन्होंने, 1 मोल ऑफ FeSO4, सो FeSO4 भी आएगा यहाँ पे, प्लस 5 मोल ऑफ स्टैनस ऑक्सीलेट। स्टैनस ऑक्सीलेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SnC2O4 प्लस K2SO4, ठीक है बेटा जी। अब ये मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो ये वाली चीज है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो KMnO4 था, अब की बार ये जो Cr2O7 K2Cr2O7 है, यही मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सही है। तो इसका काम क्या होगा, इन सारे मिक्सचर को उठा के ऑक्सीडाइज करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो बेटा जी, इसमें एक चीज को तो हम हटा ही सकते हैं, मतलब हमारे लिए जो काम की चीजें हैं वो केवल और केवल यह 3 है। मैं इस वाले पार्ट को इग्नोर कर सकता हूं, व्हाई, बिकॉज इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। इसको तो फर्दर ऑक्सीडाइज किया जा ही नहीं सकता, तो इसको तो मैं इग्नोर करके चलता हूं K2SO4 को। अब रही बात, इसको इसके साथ हमें तालमेल बिठा के चलना है, तो बस फिर से हम लोग सेम टू सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द स्पीशीज। आइए करते हैं इसको हम लोग। सो अब मुझे यहाँ पे इसके मोल्स पता लगाने हैं, और मुझे मालूम है कि जो K2Cr2O7 होता है उसका एन फैक्टर कितना होता है बच्चों, 6। देखो एन फैक्टर पढ़ाने का पूरा मतलब यही था ताकि आप इन क्वेश्चंस में मेरे से बार बार ना पूछो कि सर एन फैक्टर कैसे 6 आया, एन फैक्टर कैसे 5 आया। होल पॉइंट ऑफ टीचिंग एन फैक्टर वाज दैट ओनली, ताकि तुम यहां पर कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है जी। अब इसको मैं सॉल्व करने लगता हूं, तो इसको सॉल्व करने पे कैसे बनेगा आओ देखते हैं। सो आई कैन राइट कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 is equals to ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द स्पीशीज। चलिए करते हैं इसको हम लोग। अब एल्यूमिनियम ऑक्सीलेट के ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय इसका एन फैक्टर। अब इसका एन फैक्टर निकालना हमारे लिए चैलेंज हो गया, सो चलिए निकालते हैं हम लोग एन फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्सीलेट, यानी कि Al2C2O4 होल थ्राइस, सही है। अब देखो बेटा जी, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा कौन, एल्यूमिनियम तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, एल्यूमिनियम ऑलरेडी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि ऑक्सीडाइज कौन होगा बेटा जी, CO2 ऑक्सीडाइज होगा। सो अब इसका एन फैक्टर निकालने चले तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +3 था, यहाँ +4 हो गया, चेंज हुआ 1 का। काम के एटम कितने हैं, 6 हैं, तो 6, यानी कि एन फैक्टर इज 6। इसको यहां मैं पुट कर दूंगा, तो यानी कि 2 × 6, यह एक टर्म हो गई, ठीक है। प्लस अब बात करता हूं मैं यहाँ पे FeSO4 की। अब FeSO4 की बात करता हूं बेटा जी, तो FeSO4 का मैं कैसे निकालूंगा, लेट्स सपोज FeSO4 की बात करता हूं, तो FeSO4 डायरेक्टली कन्वर्ट होएगा Fe3+ में। SO4 पे तो कोई असर नहीं है, SO4 में तो सल्फर ऑलरेडी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो यहां पे मेरा एन फैक्टर आ जाएगा, दैट इज चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1 एंड काम के एटम इज आल्सो 1, यानी कि 1 ही आ गया। तो यहां मैं पुट कर दूंगा 1 × इसके मोल्स कितने दे रखे हैं, 1 ही दे रखा है, तो 1 × 1 प्लस अब लास्टली आ गया मेरे पास स्टैनस ऑक्सीलेट। स्टैनस ऑक्सीलेट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, SnC2O4, और यह कन्वर्ट होगा, स्टैनस भी ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीलेट भी ऑक्सीडाइज होगा। स्टैनस ऑक्सीडाइज होगा Sn4+ में, समझ आया कि नहीं आया, यानी कि वो स्टैनिक बन जाएगा, इसको स्टैनिक बोलते हैं बेटा जी, और ये ऑक्सीडाइज होगा CO2 में ऑक्सीडाइज होगा। तो बस अब हम एन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, एन टोटल इज इक्वल्स टू NO1 + NO2। सो NO1 तो मुझे पता है, यानी कि 2 का चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो 2 ही आ गया प्लस, और इसमें भी कितने का चेंज आ रहा है, 1 का, लेकिन काम के एटम 2 है तो 2, यानी कि 4 हो गया। इसका एन फैक्टर इज 4, बस यहाँ पे मैं 4 पुट कर दूंगा। सो दिस इज 4 मल्टीप्लाई बाय इसके एटम्स कितने हैं, इसके मोल्स कितने हैं, 5, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी कहानी बन गई। सो इसके मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज मोल्स मल्टीप्लाई बाय इसका एन फैक्टर विच इज 6, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 12 + 1 + ये कितना आ गया, 20। अरे यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो जी बेटा जी, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको हम इस तरीके से आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, सो वी कैन डायरेक्टली गेट टू द आंसर, ठीक है जी। तो इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट मोल्स इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, 33/6, दैट इज द आंसर। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, दैट इज हाउ यू डू इट, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, सबके एन फैक्टर को सबसे कंपेयर कर लेना और आपको आपका आंसर इजीली मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए, सो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, एक इसी फैशन का एक क्वेश्चन और मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद भी कर पाओ, है ना,
खुद भी आपको करना आना चाहिए। सो इसी फैशन का एक क्वेश्चन हम और करते हैं, चलो ट्राई करना उस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, कहता है 10 ml KHC2O4, KHC2O4 लिया मैंने, KHC2O4, ध्यान से देखना, C2O4 सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है रिक्वायर्स, इसको जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्स 10 ml 0.1 मोलर NaOH for complete neutralization, ठीक है जी। ये एक डेटा दे दिया मेरे को। उसके बाद हमसे क्या बोलता है, फुल स्टॉप, कहता है 10 ml ऑफ सेम, इसी का सेम लिया, सेम KHC2O4 solution is oxidized by 10 ml KMNO4 solution, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, देखो मीडियम यहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, एसिडिक मीडियम, ठीक है जी। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ KMNO, आपको KMNO4 का मुझे कंसंट्रेशन पता लगा के देना है, ठीक है जी। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ KMNO4 सॉल्यूशन, ठीक है जी। चलो जल्दी से करके दो मेरे को, क्या आंसर आएगा। आई एम गिविंग यू 45 सेकंड्स टू डू इट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लो, आई एम गिविंग यू 45 सेकंड्स, प्लीज डू इट राइट नाउ, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपके एक बार कमेंट्स चेक कर लेता हूं कि व्हाट डू यू ऑल वांट टू से, ठीक है, ठीक है, ओके। सो आप लोग आंसर्स दे रहे हैं, 7.5 नहीं आएगा, 6.5 आएगा, 5.5 बिल्कुल गलत, 6.5 हाँ 5.5, आई एम सॉरी 5.5 आएगा ना, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि 33/6 था, ठीक है जी, ठीक है। करो अगला ट्राई करो, 45 सेकंड्स है आपके पास, जल्दी जल्दी ट्राई करो। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, हरी अप, यू कैन डू इट, ट्राई करो फटाफट से, यस यस यस, ओके, टाइम अप, ठीक है। अब मैं करवा देता हूं कि कैसे करना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमसे बोलता है, कहता है 10 ml ऑफ KHC2O4 सॉल्यूशन, हमने 10 ml लिया इसके सॉल्यूशन का, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर जो KHC2O4 है ना, अब देखना इसका कमाल क्या हो रहा है बेटा, इसके अंदर ना दो रिएक्शंस हो रही हैं, एक हो रहा है एसिड बेस टाइट्रेशन, एक हो रहा है रिडॉक्स टाइट्रेशन, तो दोनों को हमें देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे हो रहा है। यानी कि ये जो मीडियम है ना, ये वाली जो चीज है ना, यानी कि ये जो KHC2O4 है, ठीक है, यह दोनों प्रकार की टाइट्रेशंस को अंडरगो करवा रहा है ना। सो इसका हमें कितना दिया हुआ है, इसका हमें दिया हुआ है केवल और केवल 10 ml दिया हुआ है, ठीक है। यह एक चीज दे रखी है, एक डब्बा हमें इसी चीज का दे रखा है। ओह गॉड, क्यों फ्रीज हो रहा है बार बार, ओके। सो एक डब्बा मुझे इसका दिया हुआ है, ठीक है। एक बार तो मैं इसका रिएक्शन करवाने जा रहा हूं, किसके संग, एक बार मैं इसका रिएक्शन करवाने जा रहा हूं NaOH के साथ, ठीक है। NaOH कितना दिया हुआ है मेरे को, 0.1 मोलर दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, 10 ml दिया हुआ है, ठीक है बेटा जी। एक बार इसका रिएक्शन इसके साथ होने वाला है, और अगली जस्ट बार इसका रिएक्शन जो मैं करवाने वाला हूं वो किसके साथ करवाने वाला हूं, KMNO4 के साथ, है ना जी। KMNO4 के साथ इसका रिएक्शन मैं करवाना चाहता हूं, दिस इज KMNO4। इसकी कंसंट्रेशन हमको नहीं पता है ना, इज ऑक्सीडाइज्ड बाय 10 ml, बट इसकी वॉल्यूम पता है, ये मेरे पास 10 ml है, ठीक है जी। ये सारी डेटा आपको दे दिया है, अब इन्हीं की मदद से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले जो ये वाली चीज है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, यह एक प्रकार की एसिड बेस टाइट्रेशन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। और ये जो नीचे हो रहा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, बच्चा पार्टी, ठीक है। एक हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन है और एक है रेडॉक्स टाइट्रेशन। आइए इन दोनों टाइट्रेशंस पे एक बार नजर डाल देते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं एसिड बेस टाइट्रेशन की, क्योंकि देखो ये वाला जो एजेंट है ना, इसमें देखो ऑक्सिलेट है जो कि ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसके अंदर H+ है जो कि एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। सो फर्स्टली आई एम गिविंग प्रायोरिटी टू द एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन हमें क्या कहता है, ये कहता है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KHC2O4 must be equal to what? Must be equal to the gram equivalents of NaOH,
ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करें, आइए चालू करते हैं। सो यहाँ पे बेटा जी KHC2O4 है, इसका यहाँ पे हमें 10 ml दिया हुआ है कि नहीं? तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स में कैसे निकालूंगा? आई कैन राइट इट एज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, जो कि 10 ml है। ml में ही रहने दो सारा कुछ, क्योंकि फिर ml कट जाएगा, लीटर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, अगर ml में रखोगे तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, जो कि 1 आ जाएगा। 1 क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसके पास आयोनाइजेबल हाइड्रोजन तो एक ही है ना, तो इसीलिए 1 आ गया। इज इक्वल्स टू इसका मोलारिटी कितना दे रखा है मेरे को? 0.1। इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है? 10 ml। और इसका एन फैक्टर भी कितना होता है? 1। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने से क्लियरली दिखाई दे रहा है, सब कटा। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां से जो मोलारिटी आने वाली है, मोलारिटी इज कमिंग आउट टू बी 0.1। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि एक फायदा हो गया बेटा जी कि एसिड बेस टाइट्रेशन की मदद से मुझे पता चल गया कि ये 0.1 मोलर है ना? मजा आ गया। अब 0.1 मोलर ये पता चल गया, तो ये तो पता लगाना बहुत ही आसान काम है। आओ चुटकी बजा के हम लोग कर देते हैं, ठीक है जी। देखो कैसे करूंगा मैं इसके बाद। अब एसिड बेस टाइट्रेशन का तो काम हमारा निपट गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या कहानी है। सो रिडॉक्स टाइट्रेशन में हाउ कैन आई राइट, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KHC2O4 इज इक्वल्स टू किसके बराबर? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। ठीक है बेटा जी, बड़ा ही आसान काम है ये तो, है ना? अब यहाँ पे देखो जरा, तो इसकी फॉर्मूला कैसे लिखूंगा? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू सेम मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। ठीक बात है बेटा जी। अब यहां पे मोलारिटी अभी निकलवाई थी हमें 0.1, वॉल्यूम इसकी कितनी ले रखी है? 10 ml। और एन फैक्टर बेटा जी, अब एन फैक्टर का ध्यान रखना, क्योंकि देखो स्पीशीज KHC2O4 ही है। देखो स्पीशीज चाहे हमारी यही है KHC2O4, बट इसका एन फैक्टर अलग अलग आ रहा है। एन फैक्टर एक बार तो इसका 1 आ गया था, और एक बार इसका एन फैक्टर 2 आ जाएगा। 1 कब आया था? जब मैं एसिड बेस टाइट्रेशन करवाना चाहता था। और 2 कब आ गया? जब मैं रिडॉक्स करवाना चाहता हूं। 2 कैसे आया? क्योंकि C2O4 है तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा, तो 2 ही एटम है ना काम के, तो इसलिए इट इज ट्रू। ठीक है जी। अब इसकी मोलारिटी तो फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम इसकी कितनी रखी है? 10 ml, शायद इसका भी 10 ml है। यस 10 ml। और इसका एन फैक्टर होता है बच्चों 5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अपने टर्म्स में। अरे बोलो भाई, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 10 से 10 काटो, इसकी जरूरत नहीं है। सो मोलारिटी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? 0.2 डिवाइडेड बाय 5 मोलर। हाँ जी भाई, क्लियर है कि नहीं है? दिस इज माई आंसर, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो यानी कि मोलारिटी ऑफ KMnO4 इज 0.04 मोलर। हाँ जी बेटा जी, समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज हाउ यू डू सच क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे अटेम्प्ट किया जाता है ये क्वेश्चन, और एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जहां पर आपको एक ही रिएजेंट को अलग अलग तरीके से फंसा सकता है। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं कोई कुछ कहना चाहता है, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप लोगों ने मुझे आंसर दिया, विष्णु गलत है, खुशी राणा गलत है, विष्णु गलत है। सर सिली मिस्टेक बहुत होता है बेटा जी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं विष्णु, अगर सिली मिस्टेक बहुत हो रहा है सो प्लीज प्रैक्टिस एन अवस्थी की किताब उठा लीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, फैंटास्टिक क्वेश्चंस आर देयर। आपका सिली मिस्टेक का समस्या ही खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा, बिना प्रैक्टिस के तुम्हें लग रहा है कि आ जाएगा, तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके आ पाएगा। ठीक है, सो आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि एक छोटा स्टेप गलत तो पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, सो यहां पर मैं देख पा रहा हूं किसी का कुछ डाउट है इधर। ओके, हाँ जी, सो एक सेकेंड। हाँ सर, मैंने एक ले लिया एन फैक्टर, ये फिर से बता दीजिए। मैंने एक ले लिया। ओके, एन फैक्टर वाली चीज में आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है बेटा जी, बहुत ही आसान है। एन फैक्टर एक क्यों ले लिया? जब एसिड बेस कर रहे हैं तब तो एन फैक्टर 1 आएगा, जब रिडॉक्स कर रहे हैं तब तो एन फैक्टर 2 आ जाएगा ना, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान क्योंकि जो KHC2O4 है ये कन्वर्ट तो CO2 में होगा ना बेटा जी, तो यहाँ पे +3 से गया +4 गया। मानता हूं चेंज एक का है, लेकिन काम के एटम तो 2 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। किसी और का कोई डाउट है तो पूछ लिए। नहीं है किसी और का कोई डाउट? बहुत ही बढ़िया। इसी प्रकार एक बढ़िया सा क्वेश्चन मुझे और करके दो, पता चल जाएगा तुम्हें। 1 मिनट दूंगा करने के लिए। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन कहता है 1 मोल
equimolar mixture of ferric and ferrous oxalate will require X moles of KMnO4 in acidic medium. हाँ जी, what is the value of X? What is the value of X? X का वैल्यू आपने मुझको पता लगाना है. चलो जल्दी करो, पूरा 1 मिनट देने वाला हूं मैं आपको ये करने के लिए. जल्दी से स्टार्ट हो जाओ और मुझको करके दिखाओ. ये लग गया टाइमर आप लोगों के लिए, 1 मिनट का टाइमर है. चालू हो जाओ और करके दिखाओ फटाफट से. डू फास्ट. जल्दी जल्दी कीजिए प्लीज. तब तक मैं देख लेता हूं किसी को कुछ कहना है तो. सर पोल भी बना सकते हैं, आप में कितना परसेंटेज लोगों सही किया ये भी पता लग जाएगा. ओके कौन विष्णु इतनी सिरदर्दी लेगा भाई, आप लोग कर लो ना. आप लोग करो, 1 मिनट दिया मैंने, आप ये क्वेश्चन ट्राई करो. ठीक है, मुझे बनाना नहीं आता पोल, मैं सीखूंगा फिर बनाऊंगा. ठीक है चलो जल्दी जल्दी 10 मोर सेकेंड्स, फटाफट से दिमाग लगाओ. आंसर बोलो, आंसर भेजो ग्रुप में, भेजो भेजो भेजो. चलो टाइम्स अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप. चलो अब देखते हैं कि हमें ये क्वेश्चन कैसे करना है. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला. KMnO4 लिया है, उसके सामने एक प्यारा सा फेरस ऑक्सलेट ले लिया, एक प्यारा सा फेरिक ऑक्सलेट ले लिया. आइए इन पे नजर डालते हैं. सो बेसिकली आज हमें क्या करना है, KMnO4 वर्सेस कौन कौन है. एक तो है FeC2O4, दिस इज फेरस ऑक्सलेट बेटा जी, प्लस एक है मेरे पास Fe2C2O4 होल थ्राइस. एक चीज ये है, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्सलेट, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्सलेट. इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. ठीक है जी. सबसे पहला काम आपके जीवन में यही होना चाहिए कि इन दोनों का इंडिविजुअली एन फैक्टर तुम्हें निकालना आना चाहिए. आई होप अब तक तो आ गया होगा. चलो मैं सिखा देता हूं. सबसे पहले हम बात करते हैं FeC2O4 की बात करते हैं, तो वह कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Fe3 प्लस CO2 के अंदर. सो इसका एन फैक्टर एन टोटल कैसे निकलेगा, NO1 प्लस NO2. सो NO1 कितना हो जाएगा, यानी कि +2 से कहां जा रहे हैं, +3, यानी कि 1. इधर +3 से कहां जा रहे हैं, +4, यानी कि 1 का चेंज है पर काम के एटम 2 हैं, तो यानी कि +2 = 3 आ गया. ठीक है, सो इसका एन फैक्टर तो हमारा 3 आ गया. अब दूसरे वाले का एन फैक्टर देखें एक बार. अरे देखें क्या, चलिए देखिए, इसको थोड़ा साइड कर देता हूं मैं ताकि दूसरे वाले को भी जगह मिल जाए. ठीक है, अब दूसरे वाले की बात करता हूं तो दूसरी स्पीशीज क्या है मेरे पास, दिस इज Fe2C2O4 थ्राइस, है ना. अब इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आयरन तो ऑक्सीडाइज होने नहीं वाला, क्योंकि आयरन तो ऑलरेडी +3 में है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा CO2. ठीक है, यहाँ पे वो +3 से कहां जा रहा है, +4 में जा रहा है. ठीक है बेटा जी, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, चेंज इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय काम के एटम कितने, एटम कितने अच्छे, तो यानी कि एन फैक्टर कितना आ गया, 6 आ गया. सो एक का एन फैक्टर 3 आ रहा है, दूसरे का एन फैक्टर 6 आ रहा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यदि आप एन फैक्टर्स नहीं निकाल पाएंगे तो सारा क्वेश्चन में कबाड़ा हो जाएगा. चलो अब इसको हम अप्रोच करना सीखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे किया जाए. सो बेसिकली व्हाट कैन आई राइट नाउ, कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 must be equals to क्या, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ FeC2O4 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe होल ट्वाइस C2O4 होल थ्राइस. सही है, ये हो जाएगा, है ना. अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो क्या बनेगा. अब इसके बेटा जी हमें क्या दिया हुआ है, मोल्स कितने, इसके x मोल्स है, तो आ जाएगा x × 5. एसिडिक मीडियम है तो एन फैक्टर 5 ही रहेगा. प्लीज इसमें गड़बड़ मत कर देना. ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसका ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए क्या करूंगा, इसके मोल्स. अब इसके मोल्स कितने हैं, अरे 1 मोल इक्विमोलर है, 1 मोल टोटल मिक्सचर का है, तो इक्विमोलर मतलब एक का 0.5 मोल है, दूसरे का भी 0.5 मोल है. ठीक है बेटा जी. सो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट 0.5 इंटू इसका एन फैक्टर कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, प्लस
0.5 इंटू एन फैक्टर कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी कि 5x इज इक्वल्स टू 1.5, ये 1.5 हो जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। सो 5x इज इक्वल्स टू 4.5, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0.9 मोल्स। आया समझ में कि नहीं आया? दैट इज हाउ यू डू इट बेटा जी, ठीक है। चलो एक बार मैं देख लेता हूं आप लोगों ने क्या आंसर्स दिए हैं, पता चल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया, विकास वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है, दैट इज 0.9। शाबाश बेटा जी, ठीक है। बाकी लोग जिनसे नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा अकल चला लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ठीक है। थोड़ा स्पीड बनाओ अपना, क्योंकि इस तरीके का एक आधा क्वेश्चन तुम एग्जाम में जरूर देखोगे, तो स्पीड बनाओ तभी कर पाओगे। अभी तो ये सिंपल वाले हैं, इससे कॉम्प्लेक्स भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसी टाइप का, और एक क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, शायद जैम का ही क्वेश्चन है। यहां बोलता है 0.5 ग्राम्स सैंपल ऑफ ऑक्सलेट salt requires 30 ml of 0.05 molar KMnO4 in acidic medium for complete oxidation, ठीक है। यहां पे बोलता है कि what is the percentage of oxalate ion in the sample। भाई हमारा जो सैंपल है उसमें ऑक्सलेट आयन की कितनी परसेंटेज रही होगी, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ ऑक्सलेट सॉल्ट रिक्वायर्स 30 ml of 0.05 मोलर KMnO4 in acidic medium for complete oxidation. What is the percentage of oxalate ion in the sample? 1 मिनट दे रहा हूं पूरा का पूरा, जल्दी से दिमाग लगाओ और करके दिखाओ। स्टार्ट अभी के अभी। चलिए टाइम अप। आइए देखते हैं इसको कि हम लोग किस तरीके से करेंगे। आप लोगों ने कुछ कहा है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, नहीं पहुंचे अभी तक आंसर्स पे, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं कि कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आइए क्वेश्चन को एक बार हम समझते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि करना कैसे है। क्वेश्चन की डिमांड ये है, यहाँ पर कहता है 0.5 ग्राम्स ऑफ सैंपल ऑफ ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट सॉल्ट, ऑक्सलेट का कोई सॉल्ट है, ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है। हम लोग मान के चल लेते हैं कि कोई भी सॉल्ट हो सकता है यहाँ पे ऑक्सलेट का, है ना जी। अब यहाँ पे बोलता है रिक्वायर्स 30 ml ऑफ 0.05 m मोलर KMnO4 in acidic medium for the complete oxidation. What is the percentage of oxalate ion in the sample? अब हमें ये बताना है कि ऑक्सलेट आयन का कितना परसेंट होगा हमारे सैंपल के अंदर, ठीक है। अब देखो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे हम लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखो कैसे करेंगे। अब हमें पता है, इससे क्या पता चलता है कि, यानी कि सॉरी, इससे क्या पता चलता है, इससे आई कैन डायरेक्टली राइट एज कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, क्योंकि KMnO4 इज इक्वल्स टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सलेट सॉल्ट। हाँ जी, यही हो जाएगा। अब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स को बराबर होना पड़ेगा, तभी तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है ना। अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स को मैं कैसे लिखूंगा, इसका क्या क्या दे रखा है हमको, इसकी वॉल्यूम दे रखी है, इसका सब कुछ दे रखा है। एक्चुअली इसका इनफैक्टर होता है 5 जी, ठीक है। इसकी मोलैरिटी दे रखी है हमको 0.05 और इसका वॉल्यूम हमको दे रखा है 30 दे रखा है। अरे समझे कि नहीं समझे, है ना। अब यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इट इज व्हाट, अब यहां पे मैं लिख सकता हूं इसके मोल्स मल्टीप्लाई बाय ऑक्सलेट का इनफैक्टर कितना होता है, जनरली 2 होता है ना, 2 होता है ना ऑक्सलेट का इनफैक्टर,
2 से हम कर लेंगे, ठीक बात है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा, व्हाट कैन आई गेट इज 5 इंटू 0.05 इंटू 30। अब मोल्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। सो गिवन मास ऑक्सीलेट का मान के चलते हैं कि x है, और ऑक्सीलेट का मोलर मास होता है 88, वो आप निकाल के देख लेना, 80 आएगा इंटू 2। सो आई कैन सॉल्व फॉर द x हेयर। जैसे ही मैं x के लिए यहाँ पे सॉल्व करूंगा, सो आई विल फाइंड आउट कि x का जो वैल्यू आ गया यहाँ पे वह 33 ग्राम्स आ गया। बोलो भाई यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है जी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x दैट आई एम गेटिंग, ठीक है। अब x का वैल्यू तो हमें यहां से मिल गया, अब हमें क्या निकालना था, हमें यहाँ पे इसका परसेंटेज बताना था। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इसको टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है कि जब 1 मोल होता है तो उसमें 33 आ रहा है। सो 0.5 ग्राम्स के हिसाब से आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, कुछ डेटा इनकम्प्लीट है, some data is missing. Okay, anybody would like to give some suggestion because I think some data is missing. कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इसके अंदर। 66%। कैसे किया विकास तुमने, एक बार बोलोगे बेटा कैसे किया, हाउ डिड यू डू इट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वंस, बिकॉज आई थिंक सम डेटा इज नॉट करेक्टली रिपोर्टेड। एक बार क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं। 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ ऑक्सलेट आयन, अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा। देखो देखो कैसे करेंगे हम लोग, यहां पर ना एक गड़बड़ हो रही है, देयर इज सम प्रॉब्लम हेयर। क्या प्रॉब्लम हो गई, देखो बेटा जी यहाँ पर हमने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ हो गई है कि यहाँ पर ना मैंने जो वॉल्यूम ले लिया है वो ml में पुट कर दिया, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है। आप इसको ml की बजाय आप इसको लीटर्स में पुट करेंगे तभी जाके ये 0.33, क्योंकि ये 33 नहीं आ सकता ना, क्योंकि सैंपल ही टोटल 0.5 ग्राम्स लिया, तो इसका आंसर तो 0.5 से तो कम ही आना चाहिए था ना। दैट वाज द प्रॉब्लम हैपनिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है, इस गड़बड़ को मैं ठीक करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा 5 इंटू 0.05 इंटू 30 इंटू 10 की पावर -3। अभी ठीक है, अभी ठीक है। सो इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से कितना आ जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.033 0.33 आ जाएगा, है ना। ऐसे मुझे ईयर याद नहीं है विष्णु की किस पर्टिकुलर ईयर का है, बट आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन समवेयर गिवन। सो यहां से हमारे पास जो मास आने वाला है ना, दिस मास हैज टू बी समवेयर नियर अबाउट 0.33। इसको आप सॉल्व करोगे, शायद मैं x को सॉल्व करने में गड़बड़ कर रहा हूँ। यू सॉल्व इट फॉर दी x, ठीक है, इसको ml में लेके लीटर में पुट कर लेना, एंड यू सॉल्व इट फॉर दी x, यहां से आपको मिल जाएगा 0.33, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू फाइंड आउट द परसेंटेज। सो परसेंटेज विल बी इक्वल्स टू जो भी हमारा मास निकल के आया है डिवाइडेड बाय जो टोटल मास है मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर विल बी 66%, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इट इज 0.33 0.5, यस 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 यस। बस यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही थी कि यहाँ पे ml में लिया था, उसकी वजह से आंसर में गड़बड़ आ रहा था। कोई नहीं, अब हो जाएगा, प्लीज चेक इट, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है आपका विकास, 66% इज द करेक्ट आंसर बेटा, शाबाश, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब, ठीक है, बिल्कुल सही है। 66% इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कैलकुलेशन में मैंने 33 लिख दिया था, इट शुड बी नॉट 33, इट इज 0.33। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, इज इट इंपॉर्टेंट डेंजरस आत्मा राइट नाउ। हैंडराइटिंग अच्छी है तो अच्छी बात है ना, आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब, ठीक है। थैंक यू वैसे आपका ये कमेंट करने के लिए, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, आइए आगे बढ़े अब हम, ठीक है। अगला टॉपिक जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ना बेटा जी, उसको हम लोग कहते हैं बैक टाइट्रेशन। नेम ऑफ द टॉपिक इज कॉल्ड एज बैक टाइट्रेशन। सिंपल सा फंडा होता है बैक टाइट्रेशन का, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो भी चीज हम डाल रहे हैं ना उसको एक्सेस में डाल देते हैं,
एक्सेस में डालने के बाद उसको फिर दूसरा रिएजेंट डाल के दोबारा से न्यूट्रलाइज करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज बैक टाइट्रेशन। एक क्वेश्चन की मदद से मैं बैक टाइट्रेशन आपको समझाना चाहता हूं। लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी बैक टाइट्रेशन की। देखो क्वेश्चन में कहता है 0.1 मोलर मोहर सॉल्ट, ठीक है, मोहर सॉल्ट इसका 100 ml है, 100 ml is titrated with 0.1 molar 100 ml K2Cr2O7, ठीक है जी, इन एसिडिक मीडियम। ऑब्वियसली ये एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, full stop, to completely neutralize above solution what volume of 1 molar FeC2O4 must be added, करो प्लीज, डू इट फास्ट, आई एम गिविंग यू 1 minute, करो जल्दी से। जल्दी करो फटाफट से। ओके, टाइम इज अप। चलो देखो क्या करना है इसमें हमें। ओके, किसी को कुछ कहना है? ओके सर, ये नोट्स आपकी एमएससी का है? नहीं, एमएससी का नहीं है विष्णु। ये इसमें क्वेश्चंस ऐड करते रहता हूँ। हाँ सर, हम बैलेंस मेथड से किए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बैलेंस मेथड से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो एनीवेज, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। आइए देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे करेंगे। कहता है 0.1 मोलर मोहर सॉल्ट। कल हम मोहर सॉल्ट की बात कर रहे थे। मोहर सॉल्ट में Fe2+ होता है जो काम का होता है, जिसने ऑक्सीडाइज होना है। बाकी जितनी भी चीजें सब वेस्ट है, मतलब और भी चीजें होती है बिकॉज इट्स अ डबल सॉल्ट, बट आपके लिए काम का क्या है? Fe2+, ठीक है। और फेरस जो है वो फेरिक में जाता है, ठीक है जी। मोहर सॉल्ट कंटेन्स 100 ml इज टाइट्रेटेड विद 0.1 मोलर 100 ml K2। बट देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें दे रखा है मस्त एकदम सजा के। आइए इसको चेक करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है ना, ये क्या है? दिस इज K2Cr2O7 वर्सेस क्या क्या है? वर्सेस मोहर सॉल्ट प्लस FeC2O4। आइए करें, इसको चालू करें, ठीक है। देखो कैसे करना है इस बात, इस क्वेश्चन को बेटा जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो अब यहाँ पे इसका मैं कैसे निकालूंगा? अब यहाँ पे मुझे इसके बारे में सारा डेटा दिया हुआ है। इसकी मोलारिटी कितनी दे रखी है आज हमको? दैट इज 0.1। वॉल्यूम दे रखी है 100 और इसका एन फैक्टर होता है 6। पता है ना सबको, है ना? अब मोहर सॉल्ट की हमें मोलारिटी कितनी दे रखी है? 0.1। वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 100 और एन फैक्टर भी हो जाएगा 1 प्लस अब यहाँ पे इसकी मोलारिटी कितनी दे रखी है? 1। इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3। 50 बार बता चुका हूं मैं, FeC2O4 का एन फैक्टर 3 आता है, दोबारा नहीं मैं करके दिखा रहा, इतनी अकल खुद भी चला लेना आप। इंटू 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 क्या चाहिए था? वॉल्यूम हमको चाहिए था। बस सॉल्व कर लेंगे इसको जल्दी से हम लोग। तो इसको सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा बेटा जी? ये आ जाएगा 60 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करूंगा, दिस इज 10 प्लस 3v आ गया। बस इधर से सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3v इज इक्वल्स टू 50 आ गया। सो यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू
50/3। हाँ जी बेटा जी बताओ, यानी कि 16.66 ml। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। बताओ जी फटाफट से, था ना, 1 मिनट का ही क्वेश्चन था ना। अब देख लेते हैं कि आप लोग कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, किसी को कुछ नहीं कहना। सो दिस वाज माय 1 मिनट क्वेश्चन, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। बोलो बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ये देखो, ये वाला लेक्चर लेना बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखा पाऊँ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तड़कता भड़कता मस्त सा एकदम। चलो ये वाला करके दिखाओ मेरे को, इसी बात पे ये वाला करते हैं हम लोग। ठीक है, सो क्वेश्चन में कहता है हमसे, एन अननोन सॉल्यूशन ऑफ oxalic acid, unknown solution of oxalic acid 100 ml is titrated with 100 ml KMnO4, 100 ml 1 molar KMnO4 solution if resulting solution requires another 100 ml of same oxalic acid, ठीक है। सो आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। करो फटाफट से, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, पूरा 1 मिनट मिल रहा है आपको, जल्दी से जल्दी मुझे करके दिखाओ फटाफट से, हरी अप हरी अप। तब तक मैं देख लेता हूं, किसी को कुछ बीच में ऐड ऑन करना है तो बता दीजिए मेरे को। ठीक है, नहीं किसी ने कुछ नहीं कहना, जल्दी कीजिए प्लीज बच्चों, फटाफट से कर दो इस क्वेश्चन को। जल्दी 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 फटाफट, हरी अप, 3 सेकंड और हैं एंड द टाइम इज अप, टाइम अप। बताओ किसी ने कोई आंसर दिया कि नहीं दिया? नहीं, किसी ने कोई आंसर नहीं दिया। ठीक है, आइए चलो देखते हैं अब आप लोगों ने कैसे, आइए मैं आपको सिखाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा जी, कहता है अननोन सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 100 ml इज टाइट्रेटेड विद 100 ml 1 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन इफ द रिजल्टिंग, कुल मिला के ऑक्सैलिक एसिड कितना डाला? 200 ml, बस ऐसी मान के चल लो, है ना, पहले 100 डाला बाद में 100 डाला, टोटल तो 200 ही हो गया। सो सिंपल सी बात है, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड must be equals to the gram equivalents of KMnO4। सही बात है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर। आइए इस कॉन्सेप्ट के देखते हुए हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। सो इसका मोलैरिटी कितना दे रखा है मेरे को नहीं मालूम, मोलैरिटी नहीं मालूम, वॉल्यूम दिख रहा है मेरे को 200 हो गया, और एन फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर H2C2O4 होता है ना बेटा जी। सो ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर 2 हो गया, इज इक्वल्स टू इसका मोलैरिटी कितना दे रखा है? 1, वॉल्यूम कितना दे रखा है? 100, एन फैक्टर कितना होता है बेटा जी? 5। अरे ठीक है भाई, बोलो बोलो बोलो। सो इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 5/4, यानी कि 1.25 मोलर। खत्म। क्या था इसके अंदर? ये तो 30 सेकंड का क्वेश्चन था, 1 मिनट का भी नहीं था। ठीक है, ओके। सो विष्णु 1.25 आएगा एग्जैक्टली, 1.25 इट इज। विष्णु 2.5 इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, चलिए। सो आसान सा क्वेश्चन था, झट से आप लोगों ने करके भी दिखा दिया मेरे को, बहुत ही बढ़िया। बस एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, और फिर हम लोग इस टाइप से फ्री हो जाएंगे। वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप एंड देन हम लोग मूव करेंगे आइडोमेट्री और आईडीमेट्री पे, बहुत ही आसान है। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, फिर मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि आप लोगों से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी अच्छा है कि आप लोग आंसर्स कर पा रहे हैं, खुशी राना शाबाश, बिल्कुल सही आंसर। चलो देखो, वन लास्ट क्वेश्चन कहता अ सॉल्यूशन
a solution of SnC2O4 is prepared which is 100 ml, वो सॉल्यूशन जो हुआ है वो 100 ml है एंड 0.1 मोलर है, ठीक है। दिस वाज डाइल्यूटेड अप टू, क्वेश्चन में कहता है दिस सॉल्यूशन वाज डाइल्यूटेड अप टू, solution was diluted up to कितना 500 ml and 100 ml of this diluted solution 100 ml of this diluted solution is titrated against 0.1 normal K2Cr2O7, ठीक है बेटा जी, ठीक है। what volume of K2Cr2O7 is required, जल्दी से कर दो, 100 की स्पीड में करो, जल्दी फटाफट से, आपको मैं पूरा 1 मिनट देता हूं ये क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है, जल्दी करो, 1 मिनट है, तब तक मैं चेक कर लेता हूं कि आप लोगों ने कुछ कहा कि नहीं कहा। देखो भाई, ठीक है, कुछ नहीं कहा, आइए फटाफट से आप ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये 1 मिनट पूरा मैंने आपको दिया, करो, जल्दी करो प्लीज, डू इट फास्ट एंड फास्ट। फटाफट कीजिए, हरी अप एंड टाइम इज अप। देख लेते हैं आपने कुछ कहा है कि नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। आइए इसका आंसर करते हैं बच्चों, देखो कैसे करना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है कि सबसे पहले हमने एक सॉल्यूशन लिया स्टैनस ऑक्सलेट का, प्रिपेयर्ड इन 100 ml। स्टार्टिंग में क्या दे रखा है कि जो स्टैनस ऑक्सलेट है ना SnC2O4, इसका हमें कितना दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है, ठीक बात है, और 0.1 मोलर दिया हुआ है, सही बात है। अरे बोलो, ये पहले है फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद क्या कर दिया, कहता है दिस वाज डाइल्यूटेड अप टू 500, इसके अंदर मैंने 500 कर दिया, फाइनल वॉल्यूम 500 ml कर दिया, ठीक है। फिर उसका मैंने बाद में 100 ml लिया, तो सबसे पहले तो डाइल्यूशन किया है। आइए डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सो डाइल्यूशन में क्या फॉर्मूला लगता है, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। सो M1 कितना था बेटा जी हमारा यहाँ पे 0.1, V1 कितना था 100 था, ओके। M2 मेरे को निकालना है और V2 कितना हो जाएगा बेटा जी 500 हो जाएगा, खत्म। सो M2 इज इक्वल्स टू, सो क्या आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 5। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दिस इज 0.1 डिवाइड बाय 5। एक सेकंड में आया, ओके। सो इसको हम यहां से सॉल्व कर लेंगे, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.02 मोलर, ठीक है। यानी कि अब जो मेरे पास फाइनली चीज तैयार हुई है ना, वो ये है, जो फाइनली हमारे पास तैयार हुआ है दैट इज SnC2O4। सही बात है कि नहीं है, ठीक है। इसकी जो मोलैरिटी है दैट, अच्छा ये है कितना, ये है इस वक्त 500 ml, और इसकी जो मोलैरिटी है दैट इज 0.02 मोलर, सही है। अरे बोलो बेटा जी, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये हमारा फाइनली तैयार हो गया, दिस इज द फाइनल, ठीक बात है बेटा जी। अब कहता है कि एंड 100 ml ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इसका भी मैंने सिर्फ 100 ml लिया है, इसका बेटा जी सिर्फ और सिर्फ 100 ml लिया है। चलो देखिए अब इसको प्रोसीड कैसे करते हैं। तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SnC2O4 is equals to the gram equivalents of
K2Cr2O7, ठीक है जी। अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स में कैसे निकालूंगा? इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए मेरे को दिख रहा है मोलैरिटी, है ना जी। सो इसकी मोलैरिटी कितनी आ रही थी? दिस इज 0.02 इनटू वॉल्यूम जो कि 100 है, इनटू एन फैक्टर जो कि 4 आएगा। मैंने आपको अभी थोड़ी स्लाइड्स पहले इसका एन फैक्टर निकाल के दिखाया, 4 आ रहा था, आप लोग प्लीज वहां से देख लेना। इज इक्वल्स टू, इसमें क्या क्या दे रखा है? ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? नॉर्मैलिटी, डायरेक्टली नॉर्मैलिटी दे रखी है बेटा जी, देखो 0.1, तो इट इज 0.1 इनटू वॉल्यूम। अरे भाई ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहां से। सो इट इज 0.02 इनटू 100, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि 8 आ गया है पूरा। 8 इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू वी, सो यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 80 ml। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है जी। सो इससे साफ साफ पता चल रहा है वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 80 ml। बोलो भाई यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, विद दिस योर दिस टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस इज ओवर, ठीक है। हाँ जी, खुशी राणा का आंसर बिल्कुल सही है, दैट इज 80 ml, ठीक है। आई होप यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ठीक है भाई, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द रेडॉक्स टाइट्रेशन। मैंने आपको रेडॉक्स टाइट्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चंस करवाए मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के। सो आई होप आपको मजा भी आया होगा और समझ भी आया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो बेटा जी, अगला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं दैट इज आइडोमेट्रिक टाइट्रेशंस एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस। ठीक है जी, अब हम ये दोनों किस प्रकार के टाइट्रेशंस करने वाले हैं। लेट अस डू दीज टाइट्रेशंस, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आओ देखते हैं, और जरूर एक आधा क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आइडोमेट्री के बारे में बताना चाहता हूं, आइडोमेट्री, ठीक है जी। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, आइडोमेट्री की बात करते हैं। देखो आइडोमेट्री का मतलब क्या होता है? आइडो का मतलब होता है, इसमें आपने सिंपल से एक बात याद रखनी है कि आयोडीन लिबरेट करो, लिबरेटेड, इसमें आयोडीन लिबरेट होती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो बेटा जी, कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसको हम ट्रीट करवाते हैं आई नेगेटिव के साथ, और ये जो आई नेगेटिव लिया जाता है ये एक्सेस में लिया जाता है, याद रखना ये एक्सेस में होगा हमेशा। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या बनेगा? I2 बनेगा। I2 बनने के साथ साथ इसकी बनेगी रिड्यूस्ड फॉर्म बनेगी। ऑब्वियस सी बात है ना, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो ये बन जाएगा, अरे खुद की तो रिड्यूस्ड फॉर्म बनेगी ना। सो दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म, हमें इसका रिड्यूस्ड फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो जनरली इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस तरीके से हम लोग लेते हैं, देखो अब यहाँ पे हम लोग इसको ट्रीट कैसे करवाते हैं, आओ दिखा देता हूँ मैं आपको। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? I2 हमारा यहाँ पे अब लिबरेट हो गया। देखो बेटा जी, यहाँ पे हमारा आइडोमेट्री में यहाँ पे I2 लिबरेट हुआ, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जिसकी हमें कंसंट्रेशन अननोन थी, ये मुझे फाइंड आउट करना था। मैंने इसको ट्रीट करवाया I नेगेटिव के साथ, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको ट्रीट करवाया I नेगेटिव के साथ, ये I नेगेटिव इसके साथ ट्रीट करके ये I2 में कन्वर्ट हो गया, सही बात है ना जी। अब यहाँ पे जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स I2 के होंगे, कॉमन सेंस की बात है। अब यह जो I2 बना, इसको क्या करेंगे हम लोग, इस I2 को उठाएंगे, ये जो यहां बना इस रिएक्शन के अंदर, और इस I2 को उठा के हम लोग ट्रीट करवाएंगे 2 टाइम्स ऑफ H2O3 2 नेगेटिव, इसके साथ ट्रीट करवाएंगे। इस वाली चीज को हम लोग कहते हैं बच्चों हाइपो सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज हाइपो सॉल्यूशन। अब इनके बीच में भी रिएक्शन होगा बेटा जी, और इनके बीच में जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, यह कन्वर्ट हो जाएगा 2I नेगेटिव में, और साथ में बनेगा S4O6 2 नेगेटिव। समझ आया कि नहीं आया? अब लास्टली हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा हाइपो सॉल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट्स यूज हुए वो हम लोग पता लगा सकते हैं, क्योंकि हाइपो सॉल्यूशन हम लोग खुद ब खुद ब्यूरिट से ऐड कर रहे हैं। तो अगर हाइपो सॉल्यूशन के ग्राम इक्विवेलेंट्स पता चल जाएंगे, I2 के पता चल जाएंगे, और यदि I2 के पता चल जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पता चल जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से सीरीज में हमारा पूरा का पूरा रिएक्शन चलता है, ठीक है। सो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सो इसका कंक्लूजन मैं एक बार अगले पेज पे लिख देता हूं। सो इसका कंक्लूजन ये है बच्चों, कंक्लूजन ये है, सबसे पहले हमें क्या निकलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ S2O3 2 नेगेटिव। इसकी मदद से हमें क्या मिलेगा, इसकी मदद से मिलेगा हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2,
और इसकी मदद से हमें क्या मिलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके वजह हमें निकालना था। ठीक है, सो ये हमारा कंक्लूजन है बच्चों, जो कि आपने हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। अल्टीमेटली हम यही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया आइडोमेट्री की नहीं आया? सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडॉक्स की तरह ही हो जाएगा ये हमारा। ओके सर, अभी अभी ट्रिक सूझा है, आइडो से आउट, आइडो से इन। हाँ ठीक है, कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है। आइडो से मतलब आउट, आयोडीन लिबरेट करना है। ठीक है, ये यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है ट्रिक में, देखो आइडो से आप भूल मत जाना कि I2 लिबरेट होगी, I2 लिबरेटेड होती है। ठीक है, I2 बन रहा है ना यहाँ पे, तो इसीलिए इसको आइडोमेट्रिक कहते हैं। आइडो मतलब अभी अभी हमें इसने विष्णु ने ट्रिक बताई है, जब भी आइडो लिखा हो, तो जब भी कभी अगर आइडो लिखा हो तो आइडो का मतलब है कि आयोडीन जो होगी वो आउट होगी, आउट मतलब लिबरेट होगी। ठीक है, गुड ट्रिक विष्णु, शाबाश बेटा, गुड, कमाल की ट्रिक है। ठीक है, सो आई होप आपको कंक्लूजन भी क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। सबसे पहले हाइपो के ग्राम इक्विवेलेंट्स, फिर आयोडीन के ग्राम इक्विवेलेंट्स, और फिर लास्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट्स, है ना। अननोन कंसंट्रेशन, इसी का कंसंट्रेशन हमारा अननोन होता है, अननोन कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा जी, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं, आइए, उसकी मदद से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखो प्यारे बच्चों, एक बहुत ही तड़कता भड़कता क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। क्या कहते हैं हमें, कहता है 100 ml अननोन सॉल्यूशन, अननोन मतलब उसकी कंसंट्रेशन नहीं पता, अननोन सॉल्यूशन ऑफ Fe3+ ions was dissolved in excess of I negative, है ना, I negative solution। ठीक है, calculate the molarity of Fe3+ ions if liberated iodine requires 100 ml 0.1 molar हाइपो सॉल्यूशन। चलो बेटा जी, ट्राई कीजिए इसको एक बार फटाफट से, बहुत ही आसान है, आप लोग ट्राई करो। मैं आपको 1 मिनट देता हूं ट्राई करने के लिए, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी जल्दी करो, 1 मिनट आपको मैंने दिया, करके दिखाओ मुझे ये क्वेश्चन। ठीक है, किसी को कुछ कहना है तो बताइए, नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, जल्दी करो बेटा जी, ट्राई, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, हरी अप। करो करो करो, जल्दी जल्दी, 20 मोर सेकेंड्स, हरी आप। टेन मोर सेकेंड्स, हरी आप। ओके, टाइम अप गाइस, टाइम अप, टाइम आउट। ठीक है, चलो अब देखते हैं, किसी को कुछ कहना है तो बताइए, नहीं कहना, चलो इसको करते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम इसको रिएक्शंस को लिख लेते हैं। ठीक है, आइए रिएक्शंस को देखते हैं। सबसे पहला क्या रिएक्शन बनेगा, यानी कि जो मेरा Fe3+ है उसको ट्रीट करवाना है I नेगेटिव के साथ, सही है। सो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, हाफ ऑफ I2 मिल जाएगा, प्लस साथ में क्या मिलेगी मेरे को, Fe2+। ठीक बात है बेटा जी, अरे बोलो भाई। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ये 100 ml है, ओके जी, ये 100 ml है, और इसकी मोलैरिटी जो है वो अननोन है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या कहता है, ये जो आयोडीन बनी यहाँ पे, इस आयोडीन को उठा के ट्रीट करवाना है किसके संग, H2O3 2 नेगेटिव के संग, 2 टाइम्स ऑफ H2O3 2 नेगेटिव, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या करेगा, आयोडीन को रिड्यूस कर देगा। सो इसको रिड्यूस करके किस में ले आएगा, 2I नेगेटिव में, प्लस साथ में क्या बनेगा, S4O6 2 नेगेटिव।
ठीक है, अब जो जो चीजें पता है उनको लिखते चले जाओ फटाफट से। अब मुझे दिख रहा है, कहता है ये जो हमें इसका लगा ना, ये हमें लग रहा है 100 ml लग रहा है और 0.1 मोलर लग रहा है। ठीक बात है बेटा जी। अब मोलैरिटी और वॉल्यूम का इस्तेमाल करके क्या मेरे को मोल्स आ जाएंगे? अरे बोल दो भाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपके मोल्स मिल जाएंगे आपको, है ना? तो इसके मोल्स निकालने चला मैं, तो इसको मैं मोल्स की मदद से करता हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मोल्स निकालने चला तो एक बार मैं साइड में रख लेता हूं और मोल्स निकालता हूं। सो मोल्स कैसे निकलते हैं? मोल्स कैन बी रिटन एज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब मोलैरिटी कितनी है मेरे पास? 0.1 और वॉल्यूम भी कितनी है? 0.1, यानी कि 0.01। यहां से मैंने देखा कि मेरे जो मोल्स आ जाएंगे, यहां से मैं डिफरेंट कलर के पेन से लिख देता हूं मोल्स, यहाँ पे ग्रीन कलर के पेन से। दिस इज 0.01 मोल्स, सॉरी 0.01 मोल्स बेटा जी। अब अगर ये 0.01 मोल्स लग रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि ये लगेगा 0.005 मोल्स। हाँ जी भाई, क्लियर है कि नहीं है? और अगर यहाँ पे 0.055 मोल्स है तो नेचुरल सी बात है कि यहां पर भी 0.005 मोल्स लगे होंगे। हाँ जी बेटा जी, बोलो 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 बोलो। अब अगर यहाँ पे 0.05 मोल्स बन रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि यहां पर कितना लगा होगा? यहां पर लगा होगा, यहां मोल्स कितने आ रहे होंगे? मोल्स आ रहे होंगे इसके जस्ट डबल यानी कि 0.01 मोल्स। ठीक है जी, यानी कि मुझे आयरन के मोल्स मिल गए। देखो कुछ भी नहीं किया, बस मैंने मोल्स को कंपेयर करता चला और मेरा आंसर आता गया। ठीक है जी, अब आयरन बहुत इजी कर दिया मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब आयरन के मोल्स पता है, सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। मोल्स कितने हैं इसके? 0.01। वॉल्यूम कितनी है इसकी? 0.1। तो सॉल्व करूंगा तो आंसर इज 0.1 मोलर। तो बस यहां से मुझे आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला बेटा जी? इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें क्लियरली ये पता चला कि इसका स्टार्टिंग का जो लिया होगा दैट इज 0.1 मोलर, एग्जैक्टली 0.1 मोलर आ जाएगा। ठीक है, मैंने मोल्स को कंपेयर किया, मैंने और कुछ भी नहीं किया। आप चाहो तो ग्राम इक्विवेलेंट्स वाला सारा लफड़ा करके भी यूज कर सकते हो, बट जरूरत क्या है जब तुम्हें बैलेंसिंग आती है नॉर्मल सी, तो नॉर्मल सी बैलेंसिंग है। तो स्टेप में देखा इसके इतने लग रहे हैं तो इसके इतने लगे, अरे जैसे स्टोशियोमेट्री में करते थे, इसके इतने लग रहे हैं तो इसके इतने होंगे, इसके इतने लग रहे हैं तो इसके इतने होंगे, बात ही खत्म, है ना? और ये बात 100% श्योर है कि हमारा जो ये I2 जो यहाँ पे यहाँ जो आया था वो डेफिनेटली यही वाला I2 है। अगर यहाँ पे 0.05 मोल्स है, 005 मोल्स है, तो यहाँ पे भी 0.005 मोल्स होंगे और नेचुरल सी बात है उसके डबल हो जाएंगे, Fe3+ के मोल्स। ठीक है जी, हाँ जी भाई, बोलो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, किसी ने कुछ नहीं बोलना। आप कितना जल्दी कर लेते हो सर? हाँ बेटा जी, आप भी कर पाओगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखो कॉन्सेप्ट तो वही लगना है ना, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जल्दी जल्दी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में भी यदि आप टाइम दोगे तो फिर ऑर्गेनिक कब करोगे भाई, है ना? वहां पे थोड़ा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, बनाना पड़ता है, मैकेनिज्म लिखनी पड़ती है कभी कभी, कई दफा। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो हमें झट से निपटाना पड़ता है। इनऑर्गेनिक और फिजिकल तो आपको जल्दी जल्दी ही करनी पड़ेगी, समझे? तभी आपका पेपर पूरा हो पाएगा, नहीं तो नहीं पेपर पूरा हो पाएगा, मतलब दिक्कत आएगी तुमको बाद में। ठीक है, पहली बार इतना इजी वे में देखा है ये क्वेश्चंस मुझे। ये वाला टॉपिक मॉन्स्टर बिल्कुल भी मॉन्स्टर नहीं है बेटा जी, ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक है ये तो। लोग पता नहीं क्या इसमें आलतू फालतू की चीजें पढ़ाने में लगे रहते हैं मूर्खों की तरह। अब ये क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्यूशन हटा लूं ना, मैं सिर्फ क्वेश्चन को देखूं, तो लगेगा कि भाई क्या क्वेश्चन है ये, ओए होए होए। ऐसा कुछ भी नहीं है, टिफर में आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इतने आसान होते हैं। आपको बेसिक्स यूज करने होते हैं अपने, जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ना वो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार नहीं खाता है। समझ आ रही है बात? तो अपने फंडामेंटल्स को मजबूत करो बेटा जी। ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। चलो एक एक मैं आपको करवा के दिखा, आप करोगे। चलो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है? ट्राई करना प्लीज, बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, देखो देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्स मोल्स है, ठीक है जी, एक्स मोल्स ऑफ मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट वाज dissolved in excess of I negative, ठीक है, and liberated iodine requires 200 ml of 0.1 molar hypo solution. What is x? चलो जल्दी से करो फटाफट से, आपको मैं पूरा पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, आप लोग अपनी बुद्धि चलाओ, दिमाग लगाओ और मुझे इसका आंसर बता दो।
बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो करो, तब तक मैं देख लेता हूँ आप कुछ कहना चाहते हो कि नहीं। ठीक है, कोई कुछ नहीं कहना चाहता, गुड, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। चलिए टाइम इज अप, देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या महान काम किया है। ठीक है जी, दिखाओ फटाफट से क्या क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं कि कैसे करोगे आप ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो बेटा जी मैग्नेटाइट देख लेते हैं क्या होता है। एक प्रकार का आयरन का ओर होता है ये, है ना, तो मैं ये बता देता हूं आप लोगों को। Fe3O4 है ना जी, और Fe3O4 में आपने ध्यान में रखना है एक्चुअल में ऐसे दिखाई देता है, एक तरह का स्पाइनल होता है ये Fe2O3.FeO। ठीक है जी, ऐसे दिखाई देता है ये, आगे बात समझ में, अरे बोलो, है ना, तो इस तरीके से दिखाई देता है, ऐसे करना आपने क्वेश्चन। आइए इसको चेक कर लेते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान और बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है ये वाला। आइए इसको करके देखते हैं। अब देखो बेटा जी, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आयरन के तीन जब आयरन होते हैं, अच्छा पहली बात तो ये ऑक्सीडाइज कैसे होगा। अब यहाँ पे ये वाला आयरन तो +3 में है, ये वाला आयरन किस में है, +2 में है। सो +2 वाला आयरन, सॉरी +3 वाला आयरन सिर्फ और सिर्फ काम आएगा, क्योंकि रिड्यूस फॉर्म लिखना है ना मेरे को। सो ये कैसे लिख सकता हूं मैं, आई कैन राइट इट एज Fe2O3.FeO को ट्रीट किससे करवाया मैंने, हर बार हम किससे ट्रीट करवाते हैं, आई नेगेटिव से। ठीक है बेटा जी, सो इसको मैंने आई नेगेटिव के साथ ट्रीट करवाया। अरे बोलो, समझ आ रहा है, इसको तो छोड़ ही दो, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है मेरे पास। एक काम करता हूं मैं यहाँ पे इसको मैं ना ऐसे लिख लेता हूँ एज इट इज, जिसमें हमें दे रखा है, यानी कि 2 तो मेरे पास Fe3+ पड़े हुए हैं। काम की बात लिखो ना, बस फालतू की चीजों को हटा दो यहाँ से, है ना जी। तो 2 मेरे पास ये पड़े हुए हैं, तो इसके साथ हमें क्या लगेगा, 2 टाइम्स ऑफ आई नेगेटिव लगेगा, कन्वर्ट होगा I2 में, और साथ में आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Fe2+। ठीक है बेटा जी, सो यहां से हमारे पास ये पहला स्टेप आ गया। इसके कितने मोल्स है, x मोल्स है ना। और अगली रिएक्शन में क्या होगा, ये जो मेरा I2 है, जो I2 यहाँ पे बन रहा है, उसको चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, देखो ना ये लिखा हुआ है हमारे पास, हाइपो चाहिए होता है, यानी कि 2s2o3 2 नेगेटिव gives you what, gives you 2 times of I negative plus s4o6 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे मुझे इसका डेटा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है भैया, ये 200 ml है, सही है, और साथ में 0.1 मोलर है। एक काम करता हूं मैं इसकी मदद से मोल्स निकाल लूं। देखो बेटा जी, मोल्स निकालने आपको आते हैं अच्छा भला, है ना। अब मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। आज इसकी मोलारिटी कितनी दे रखी है, 0.1, और इसकी वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 0.2। सो आंसर विल बी इक्वल्स टू 0.02 मोल्स। अरे हाँ या ना, 0.02 मोल्स आ गया, खत्म। अगर यह 0.02 मोल्स है तो यह 0.01 मोल्स आएगा, यह भी 0.01 मोल्स आएगा, खत्म हो गया। यह भी 0.0, अब देखो यह अगर 0.01 मोल्स आ गया है, I2 जो मैंने लिया था वह मेरा 0.01 मोल्स आ रहा था, तो इसके लिए मेरे पास जो मोल्स आ जाएंगे वो जस्ट कितने आ जाएंगे, अरे आधे आ जाएंगे, जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, ओके बैलेंस, हाँ जी। तो इसके अगर मुझे यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इसके कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। बैलेंस हो रहा है प्रॉपरली, चार्ज बैलेंस्ड है, +2 +6 हाँ ठीक है, तो बस इसके आधे हो जाएंगे। सो द आंसर विल बी 0.005 मोल्स, खत्म। ठीक है, बोलो भाई सबको समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी भाई, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, टेल मी फास्ट, फास्ट।
बोलो भाई। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मुझे ना इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, आई थिंक कोई गड़बड़ नहीं है। एक बार इसको रीचेक करना, मैं यहाँ पे रीचेक लिख रहा हूं, आप लोग प्लीज इसको एक बार रीचेक करो। ठीक है, इसको कर लेना। ठीक है जी, ओके जी। सो बच्चा पार्टी, इसी के साथ साथ एक बार मे भी सही भी हो, मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। ओके, इसी के साथ साथ हमारा फाइनली रेडॉक्स जो है वो कंप्लीट होता है। जो दूसरे वाला आईडी बच गया वो तो सिंपल है, वो तो एक सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन की तरह होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये मेन था जो कि मैंने आपको करवाया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मजा आया होगा, आपने मोल के अंदर बहुत सारी बातें सीखी होंगी। आई नो आपको पहले से भी मोल आता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको पहले से नहीं आता हो, कोई ऐसी चीज नहीं मैंने तुम्हें पढ़ा दी जो कि पहली बार पढ़ रहे हो। पर इतना मैं होप करता हूं कि आपने ऐसा कुछ जरूर सीखा होगा जो कि पहले में भी ना सीखा हो। ठीक है, नहीं आया, क्या नहीं आया विकास, एक बार क्लियर कर दो बेटा। सर एफ का मोल कैसे निकाला? कुछ भी नहीं किया, बस मैंने यहाँ पे क्या किया विष्णु जी, देखो ये मेरा इस तरीके से टूट गया। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जो एफ काम के 3+ वाले वो 2 हैं। ठीक है ना, 3+ वाले उठाएंगे, बस वही 2 हैं हमारे। तो उसके तो यहाँ पे x/2 आना चाहिए ना, फिर x/2 आ जाएगा, क्योंकि x मोल्स तो टोटल। एक मिनट लेट मी चेक इट, मुझे इसमें ना थोड़ा डाउट लग रहा है, एक सेकंड रुको। यहां तक बिल्कुल सही है, आपने जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज पकड़ी है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ ये थी, देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे कि मैग्नेटाइट में ना हमारे पास काम की चीजें 2 आयरन है और एक आयरन काम का नहीं है। ठीक है, तो यानी कि एक्स मोल है, ये टोटल मेरा एक्स मोल है। ठीक है, यह टोटल मेरा एक्स मोल है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करते चले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास काम की जो एफ है वो 2 है, जो एफ है वो ऑब्वियस सी बात है इसी के साथ कंबाइन होकर हमें ऐसा ऐसा ही प्रोडक्ट मिलता चला जाएगा। मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ एक काम करो, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई ना करो, इसको सिंपल रहने दो बिल्कुल। इसके 2 हैं तो I2 इसका आधा हो जाएगा, यहाँ पे 0.05, इसका 1 है तो इसके ट्वाइस आ जाएंगे। ठीक है। देखो भाई, इसको जैसा है वैसा ही रहने दो, आपको क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो एक्स मोल है ना सर, आपने जो पढ़ाया वो कोई नहीं पढ़ाया। ओके थैंक यू। ठीक है, ओके पहले मैं एक बार एफ बता दूं। ओके, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा बच्चों, प्लीज जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक बार मैं क्वेश्चन करवा दूं, उसके बाद है ना, उसके बाद आई एम वेरी हैप्पी कि यू आर वेरी हैप्पी कि आपने चैप्टर किया। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई वुड लाइक टू मेक दिस क्वेश्चन करेक्ट। इसमें छोटा सा गड़बड़ हो गया था, एक बार मैं उसको ठीक, अभी मैंने रीचेक लिखा था, बट लेट्स डिस्कस इट वंस अगेन, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर करके ना एकदम दिमाग मेरा भी जाम हो जाता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके, है ना। सो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके बेटा जी एक्स मोल्स है, एक्स मोल्स के अंदर Fe2O3 और FeO है। FeO तो को तो छेड़ना ही नहीं है, FeO का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, ये है काम की चीज। अब इसको हम लोग पहले की तरह ही काम चलाते हैं इसका और उसी की तरह करते हैं, सेम टू सेम रिएक्शन में लिखूंगा, यानी कि Fe3 है यहाँ पर, है ना। लेकिन अब की बार Fe3 के 2 मोल लग रहे हैं, मतलब Fe3 जो है, अगर X मतलब जितना भी तुम्हारा Fe3 के मोल्स आएंगे ना, उसके जस्ट आधे इसके हो जाएंगे, क्योंकि जब X हम इसका लेते हैं तो Fe3+ के तो 2x बनेंगे ना बेटा जी, Fe3+ के तो 2x बनेंगे, क्योंकि एक मोल जब हम इसका लेते हैं मैग्नेटाइट का, जब मैग्नेटाइट का एक मोल लिया होता है तो इस वाले Fe3+ के तो 2 मोल आते हैं,
है ना, क्योंकि मैग्नेटाइट में जो Fe3+ वाली एंटिटी है वो ट्वाइस है। ये देखो ना बेटा जी, Fe2O3.FeO। सो अगर मैं इसके x मोल लूंगा, सो Fe2O3 में जो Fe3+ है उसके तो 2x मोल हो जाएंगे, है ना। तो उस अकॉर्डिंग कीजिए प्लीज, तभी क्वेश्चन सही आएगा। सो यहां पर आप इसको 2x की तरह मान के चलो, और कुछ भी नहीं चेंज करना, बाकी सब कुछ सेट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां पे मैंने देखा, जब मैंने अपनी इक्वेशन को बैलेंस किया, ये पूरा का पूरा हमारा बैलेंसिंग हो गया। अब इस बैलेंसिंग, बस यहाँ पे मेरे से गड़बड़ हो गई थी, x नहीं आएगा बेटा जी, 2x आएगा, क्योंकि जब इसका एक x लेता हूं तो इसके तो 2 बनते हैं ना, इसके 2 बनते हैं, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो लास्ट में x का वैल्यू निकल आएगा। अब यहाँ पे इसके 2x है, इसको मैंने ट्रीट करवाया एक्सेस, ये वाला एक्सेस में है, जैसा कि हमें हमेशा पता है ये वाला एक्सेस में होता है, एक्सेस से ट्रीट करवाया, I2 बना और ये बना। अब ये जो मेरा I2 बना, इसको मैंने हाइपो सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करवा दिया। हाइपो सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करवाने का मतलब है कि पहले मैंने हाइपो के मोल्स निकाल लिए, मोल्स निकाले हाइपो के, तो जितने हाइपो के मोल्स आएंगे उसके जस्ट आधे मोल्स किसके आएंगे, I2 के आएंगे, है ना बेटा जी, उसके जस्ट आधे मोल्स I2 के आ जाएंगे। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो जस्ट आधे मोल्स बेटा जी I2 के आ जाएंगे। अब जो I2 के मोल्स है वो एज इट इज यहां भी रखा जाएगा, क्योंकि I2 ही बना है। अब जब I2 का 1 मोल होता था तो इसके 2 मोल बनते थे, है ना। सो जब अब I2 के इतने होंगे तो इसके जस्ट डबल बनेंगे, यानी कि यहां से मैं सॉल्व करके लिखूंगा कि जो 2x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0.02। तो सॉल्व किया, सो x इज इक्वल्स टू 0.02 डिवाइड बाय 2, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0.01 मोल्स। x का वैल्यू बेटा जी 0.01 मोल ही आएगा। तभी मैं कह रहा था ना कुछ आंसर में गड़बड़ हो रही है। आई होप अभी समझ में आ गया होगा। विकास अभी समझ में आया बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पे इसको 2x लेना था, ठीक है। y 2x, खुशीराना 2x इसीलिए बेटा जी क्योंकि एक जब मैग्नेटाइट होता है तो उसके अंदर 2 Fe3+ होते हैं। सो x अगर मैग्नेटाइट होंगे तो Fe3+ तो 2x होंगे ना। ये बात तो समझो ना मेरी, पकड़ो तो सही, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इस बात को तो पकड़ो जो मैं बोल रहा हूं, सिंपल सी बात है। इस बात को समझने की कोशिश करो कि जब हमारे अगर वो ये होंगे तो नेचुरल सी बात है उसके जस्ट डबल हो जाएंगे, ठीक है। ओके ओके ठीक है। सो ठीक है बच्चों, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। फिर भी किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बार बार बताने में, ठीक है। आई विल टेल यू अगेन एंड अगेन। सो बच्चों थैंक यू सो मच, है ना। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, कल से क्या शुरू होगा बेटा जी, कल से शुरू होगा जो हमारे गैसेस के जो थोड़े मोटे टॉपिक्स बचे थे ना लास्ट वाले, रियल गैस वाले, मैं वो करवाऊंगा, ठीक है। ओके सर, आपने जो पढ़ाया है वो कोई नहीं पढ़ाया, आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच कि आप लोगों को ऐसा लगता है। मैंने तो देखो मोल पढ़ाया, मैं तो सभी बच्चों को मोल ऐसा ही पढ़ाता हूँ। सो मोल को आपको इसी लेवल का ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि मोल एक बुनियाद है, इट्स लाइक अ फाउंडेशन टू मेनी टॉपिक्स, मेनी टॉपिक्स। आई एम टेलिंग यू, एक बार तुम्हें मोल ढंग से आ गया ना, तुम्हें मजा आ जाएगा ढंग से बाकी के टॉपिक्स करने में, ठीक है। ओके सर, ये सब मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, ऐसे पहले हमें बिल्कुल समझ नहीं आता था। थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। और ज्यादातर लोग यही करते हैं। अभी भी जब हमारी टीम से बात हो रही थी तो वी वर डाउटफुल, वी वर स्केप्टिकल कि हमें मोल करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, बट आई वाज रिजिड कि नहीं, मोल तो हम करवाएंगे करवाएंगे और प्रॉपर टाइम देंगे, क्योंकि मोल को लोग इतना इग्नोर करके चलते हैं, ऐसा लगता है कि पढ़ाने की जरूरत, अरे क्यों नहीं ये जरूरत है भाई, क्वेश्चन आता है और ठीक है मैं मानता हूं कि एक ही क्वेश्चन आता है तो क्या हो गया भाई, करोगे तो सही ना, इससे तुम्हें बाकी के चैप्टर्स की तो हेल्प मिलती है ना। सो इसीलिए हमने मोल पे टाइम दिया। एंड देखो ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला भी जाता है कि मोल एक बहुत बेसिक टॉपिक है, बच्चों को पहले से आना चाहिए, है ना। अगर आप एमएससी कर रहे हैं या आप अपने बीएससी के लास्ट ईयर में है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि मोल आना चाहिए, बट नहीं, आई डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड कि एकदम बेसिक टॉपिक्स भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। सो काफी सारी बातें हमने इसके अंदर पढ़ी, बहुत सारी ट्रिक्स बताई मैंने आपको छोटी छोटी, तो प्लीज इन सबको ध्यान रखना। एंड थैंक यू पूजा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पहली बार ये सब पढ़ा तो थैंक यू सो मच। ओके सर, अविनाश सर से ऑर्गेनिक और आपसे फिजिकल पढ़कर मजा आता है, थैंक यू, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू आर कंपेयरिंग मी विद अविनाश, थैंक यू सो मच। अविनाश सर इज वेरी एक्सपीरियंस टीचर, बहुत ही शानदार ऑर्गेनिक पढ़ाते, देयर इज नो डाउट इन दैट, ठीक है। आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बताया था कि ऑनलाइन का आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बट अभी आई एम गेनिंग एक्सपीरियंस, है ना। सो नाउ आई एम बिकमिंग कंफर्टेबल इन ऑनलाइन एज वेल, अभी मजा आ रहा है करने में, आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा, ठीक है। हाँ सर आ गया, ठीक है, ओके थैंक्स, ओके सर, वेरी वॉर्म गुड नाइट सर। हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, गुड नाइट, थैंक यू सर। मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा और बहुत मजा आया, मुझे और क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सीमा की, अगर आपसे और भी क्वेश्चंस हो रहे हैं दिस इज वेरी वेरी गुड। यही तो मेरा मकसद है कि आप लोग फिजिकल के जो भागते हो ना, फिजिकल के क्वेश्चन से वो भागना बंद करो, उनको
टैकल करो, पकड़ो उनको कि क्या क्या इनकी औकात है क्वेश्चंस की। हम लोग डराते हैं क्वेश्चंस को, क्वेश्चन से नहीं डरना, ठीक है बच्चों। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। विकास को बहुत गर्मी लग रही है ना विकास, ज्यादा गर्मी लग रही है तुमको? थैंक्स सर, हमें कॉलेज में भी कभी मोल्स ऐसे नहीं पढ़ाते थे। चलो गुड, थैंक यू सो मच। चलिए, मोल हमारा फाइनली फिनिश हुआ। हम कल मिलते हैं गैस के साथ में, और गैस के बाद हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू अ वेरी फैंटास्टिक टॉपिक। मैं आपको पढ़ाऊंगा डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस का टॉपिक हम लोग करेंगे। गेट में आता है ये टॉपिक, गेट के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, और बहुत अच्छा टॉपिक है। अगेन फिजिकल केमिस्ट्री है, आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ के, एकदम फील करोगे तुम उसको, ठीक है। चलिए, ओके सर, मोल पहले पढ़ा था पर कॉम्प्लिकेटेड वे में। नहीं नहीं, मोल कॉम्प्लिकेटेड होता ही नहीं है, मोल तो आसान होता है। मोल को भी कॉम्प्लिकेटेड बोल रहे हो तो फिर क्वांटम को क्या बोलोगे तुम लोग, है भाई? मोल थोड़ी ना कॉम्प्लिकेटेड होता है, मोल तो सबसे आसान टॉपिक होता है, ठीक है। चलिए, हाँ 41 डिग्रीज है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो बाय बच्चों, आई एम एंडिंग द स्ट्रीम। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड एंजॉइंग द लेक्चर्स विद मी। बाय बाय। समय पश्चात प्रयास करें। सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। बचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं